हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे, है ना। और हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं अभी उसका नाम है जय बणु और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कल वाला लेक्चर आपने यदि देखा होगा तो वहां पर बेसिक इंट्रो की बात हो चुकी है। तो क्यों ना आज हम स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से। कल बहुत सारी चीजें हो चुकी है तो मैंने जहां से छोड़ा था वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हेडिंग लगाना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है और सैकेराइड को ग्रीक भाषा में सैकेरोन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शर्करा। जिसका अर्थ क्या होता है? शर्करा। वही शर्करा जो स्वाद में मीठी होती है ना। शर्करा जो है वो स्वाद में मीठी होती है। सारी बातें आप कल जान चुके हैं। कल मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। अब जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में हमने सबसे पहला जो उदाहरण उठाया था, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था वो किया था अपघटन के आधार पर। सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण था वो था जल अपघटन के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हमारा जो था वो था स्वाद के आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण जो था वो था हमारा अपचयन या फिर अपचयक क्षमता के आधार पर। तीन प्रकार के वर्गीकरण हमने समझे थे। तो आज क्यों ना हम जल अपघटन को आधार मानकर इन दोनों को साथ में समझ लेंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि वर्गीकरण का आधार क्या क्या हो सकता है तो मेन आधार, सॉरी, जो हमारा मेन आधार है वो है जल अपघटन। तो जल अपघटन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं और ध्यान देते हैं तो हमें तीन प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के वर्गीकरण कौन कौन से देखने को मिलेंगे तो आप ये देखिएगा। ये मैंने एक लाइन खींची और यहीं से मैंने दो लाइन खींच दी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इन सभी पे मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों ना इन सभी के मार्क्स जो है वो हटा दिए जाए, है ना। मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ये मार्क्स, पता नहीं जबरदस्ती में नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जल अपघटन के आधार पर सबसे पहले आपने देखा था मोनोसैकेराइड। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड जो है हमारा वो है पॉलीसैकेराइड। देखो, रिलेट करना पड़ेगा धीरे धीरे। अब तुम रट्टा मारो, कुछ भी करो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें रट्टा मारने की आवश्यकता ना हो। जल अपघटन, जल का मतलब क्या है? हम ये मानते हैं कि हम मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का एक अणु लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हम एक अणु लेते हैं, मैं आगे उदाहरण पे जाऊंगा। और उस कार्बोहाइड्रेट को हम पानी में मिलाते हैं। हम पानी में मिलाते हैं, मतलब कोई कार्बो, और हम ये देखते हैं कि अपघटन के बाद में उसकी और कितनी इकाइयां प्राप्त हो रही है, कितनी छोटी छोटी इकाइयों में वो टूट रहा है पानी में घोलने के बाद। तो उसी को हमने आधार माना है जल अपघटन। मान लीजिए मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने मोनोसैकेराइड लिया। मान लीजिए आपने मोनोसैकेराइड लिया। अब मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? तो वही बात कर रहा हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट के वो कण या कार्बोहाइड्रेट के वो अणु जिन्हें आप जल में घोलें तो वो और अधिक इकाइयों में ना टूटे। उदाहरण के लिए एक मैं सिंपल सा उदाहरण उठाता हूं।
जैसे कि हम Na और Cl को जब पानी में घोलते हैं H2O में, तो पता है ये आयनित हो जाता है, एक बना लेता है Na प्लस आयन और दूसरा बना लेता है Cl माइनस आयन। तो इसी प्रकार से यदि आप कोई सैकेराइड लेते हैं, इसी प्रकार से यदि आप कोई सैकेराइड लेते हैं और उसे जल में घोलते हैं, आप कोई सैकेराइड लेते हैं और उसे जल में घोलते हैं। एक मिनट जरा देख लेते हैं कि वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यदि सब कुछ ठीक होगा तो ओके कर देना बेटा, है ना। और बता देना कि केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं कि केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे सैकेराइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट के कण जिन्हें यदि हम जल में मिलाएं तो वो और अधिक इकाइयों में अपघटित नहीं होते, और अधिक इकाइयों में अपघटित नहीं होते। बेसैकेराइड या बेकार्बोहाइड्रेट के अणु जो जल में घोलने पर और अधिक इकाइयों में अपघटित नहीं होते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनो का मतलब होता है अकेला, एक ही इकाई उसकी रहेगी। अब आप बोलेंगे सर इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं मोनोसैकेराइड के? तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज को यदि पानी में मिलाए तो ग्लूकोज और अधिक इकाइयों में अपघटित नहीं होता। पहला उदाहरण है ग्लूकोज जो आप पानी के साथ घोल के पीते हो, है ना। दूसरा है फ्रक्टोज, फिर तीसरा है राइबोस। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, इन दोनों के सूत्र भी लिखवा देता हूं। C6H6 सॉरी C6H12O6, C6H12O6। इसका यदि हम लिखें तो C5H10O5। ये आपका राइबोस है, डीएनए में पाया जाता है। आपने सुना होगा डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। इसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड भी होता है, आप उसे कह सकते हैं C3H6O3। आप इसे एल्डोट्रायस भी बोल सकते हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, और ज्यादातर यदि हम देखें मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, और जो स्वाद में मीठे होते हैं हम उन्हें शर्करा कहते हैं। जो स्वाद में मीठे होते हैं हम उन्हें शर्करा कहते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रक्टोज से निकल के आता है कि फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है? तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रक्टोज। फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो उसका नाम है फ्रक्टोज। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, राइबोज डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं ना, तो अभी शर्करा के अंतर्गत सारे मोनोसैकेराइड आते हैं, ऑलमोस्ट सारे मोनोसैकेराइड आ जाते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि प्रकृति में कितने प्रकार के मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं? तो ये अब एनसीईआरटी की लाइन कोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति में टोटल 20 के लगभग मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं। अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके आधार पर प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड प्राप्त हैं, जिनके नाम हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब क्यों ना हम दूसरी जगह पर आए, और दूसरी जगह पर आते ही ये जो सारी बात थी यहां पर जो हमारी बात हुई है वो सारी बात जो है बेटा सिर्फ मोनोसैकेराइड के बारे में हुई है। अब जब हम बात करेंगे तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ऑलिगो सैकेराइड। ऑलिगो सैकेराइड हमारा
अगला टॉपिक होगा। अब ऑलिगोसैकेराइड मतलब क्या? तो ऑलिगोसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट के बे अणु या कार्बोहाइड्रेट के बे कण या ऐसे सैकेराइड जिन्हें यदि हम जल में मिलाएं, यदि हम इन्हें जल में मिलाएं तो हमें, यदि हम इन्हें जल में मिलाएं तो हमें दो से लेके 10 तक इकाइयां प्राप्त हो जाती हैं। क्या बोला हमने? यदि हम इन्हें जल में मिलाएं, हम इन्हें जल में मिलाते हैं तो हमें 2 से लेके 10 तक की इकाइयां प्राप्त हो जाती है। जल में अपघटित करोगे तो 2 से लेके 10 तक की इकाइयां प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए फिर से एक बार समझ लो कि वे सैकेराइड, परिभाषा यदि लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, वे सैकेराइड जो जल अपघटन से मोनोसैकेराइड, तो आपको थ्योरी भी लिखना है, मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयां 2 से 10 इकाइयां देते हैं ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है बहुत अच्छी सी। आई होप सब कुछ ठीक है बेटा, वॉइस वगैरह मेरी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऑलिगोसैकेराइड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पे लिख लो, ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, अब जरा इनको सेलेक्ट कर लें अपन। छोटा कर लो और क्यों ना इसे एक साइड पे यहाँ पर रख देते हैं। चलो एक काम करता हूँ मैं, तो क्या है, सही से नोट्स बनने चाहिए आप लोगों के, इस वजह से थोड़ी सी तकल्लीफ तो उठानी पड़ेगी। पहले परिभाषा लिखना था हमें, हमने पहले ये लिख दिया, तो आप कुछ इस प्रकार से परिभाषा इसके नीचे लिख लीजिएगा और मैं इसका कलर थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल सीधा है? क्या ये हमें सीधा दिख रहा है? हाँ, ये हमें सीधा ही दिख रहा है। थोड़ा सा अपन डाउन कर देते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ऑलिगोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयां हमें प्राप्त होती है। मान लीजिए हमने ऑलिगोसैकेराइड लिया और हमने उसके कण को जल में घोला, उसके अणुओं को हमने जल में घोला। तो यदि 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 हमें, क्या हो रहा है यार, यदि हमें 2 इकाइयां प्राप्त हो सकती है, हमें 3 इकाइयां प्राप्त हो सकती है, हमें 4 इकाइयां प्राप्त हो सकती है और हमें 10 तक इकाइयां प्राप्त हो सकती है ना, अलग अलग इकाइयां हमें प्राप्त हो सकती है। तो द थिंग इज कि हम क्या नाम क्या बोलेंगे इनका। अब आप सभी को पता है, आप बहुत दिनों से साइंस पढ़ रहे होंगे, तो विज्ञान में यदि कोई चीज 2 होती है, यदि विज्ञान में कोई चीज 2 होती है तो 2 के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डाई। 3 के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो करते हैं ट्राई। 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। ये गिनती हमारी चलती रहेगी हेक्सा, हेप्टा, नॉन और डेका तक, है ना। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। अब आपने कार्बोहाइड्रेट का अणु लिया, यानी कि
सैकेराइड का अणु लिया और जल में मिलाया और आपको उसकी 2 इकाइयां प्राप्त हुई, तो जो आपका सैकेराइड होगा, जो आपका सैकेराइड होगा उसे आप डाई सैकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई सैकेराइड। अच्छा, ऑलिगोसैकेराइड, आप सभी को पता है कि जब इनका आप जल अपघटन करवाओगे तो कितनी इकाइयां प्राप्त होगी बेटा? 2 से 10 इकाइयां हमें प्राप्त होगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपने लिया एक कण, उसको जल में घोला, तो यदि आपको 2 अणु प्राप्त हुए, किसके? मोनोसैकेराइड के। किसके अणु प्राप्त हुए? मोनोसैकेराइड के। तो जब 2 अणु प्राप्त होते हैं तो हम उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं, है ना? जब 2 अणु प्राप्त होते हैं तो हम उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। 3 होते हैं तो हम उसे ट्राइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। इन सभी के उदाहरण अभी आपको बता दिए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे आप लोग। फिर 4 होते हैं तो टेट्रासैकेराइड। ये सारे नाम क्यों लिखवा रहा हूं मैं, क्या जरूरत है इन्हें लिखवाने की? तो बेटा जब भी आप हायर एग्जाम देंगे, इवन 12th में भी जो आप एग्जाम देने वाले हो, अभी अपकमिंग एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से पूछी जाती है। इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इन सारी चीजों से, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि मान लीजिए यदि हम किसी कार्बोहाइड्रेट को जल में घोले और हमें 4 इकाइयां प्राप्त हो, तो आप इसे कौन सा सैकेराइड बोलोगे? तो आपको बताना होगा कि हम ऐसी इकाई को या ऐसे सैकेराइड को या ऐसे कार्बोहाइड्रेट अणु को हम टेट्रासैकेराइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, परंतु ये देखा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे जो प्रकृति में, मतलब जो आपकी बुक में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो डाइसैकेराइड पर फोकस किया गया है। किस पर सबसे अधिक फोकस किया गया है? तो फोकस जो है वो आपका फोकस किया गया है डाइसैकेराइड पर। तो आइए चलिए डाइसैकेराइड के कुछ उदाहरण हम देखते हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। डाइसैकेराइड के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं हमारे पास में, जिससे आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से परिचित हैं। तो आप जो हेडिंग लगा लेंगे वो आप लिखेंगे डाई सैकेराइड के उदाहरण। बड़ा चैप्टर है ये और थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा समझना हमें पड़ेगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सब कुछ समझ में आए। और आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको रोज आके पढ़ाऊंगा, रोज गाइड करूंगा, और आप लोग यदि रोज बिल्कुल शिद्दत से आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो सब कुछ ठीक रहेगा बेटा, है ना? और जो हमारे प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं वो तो रोज ही आते हैं, रोज ज्वाइन करते हैं, उन्हें नोट्स वगैरह का एक्सेस मिला हुआ है, वो पीडीएफ देख सकते हैं। वेबसाइट पे कुछ नई नई अपडेट्स चल रही हैं। अभी जो सरल एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर काम चल रहा है काफी ज्यादा, तो हो सकता है कुछ आपको ग्लिचेस देखने को मिल सकते हैं। परंतु यदि आप प्रीमियम बैच वाले बच्चे हो तो आपको जो भी टेक्निकल इशू आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रीमियम बैच नहीं तो आप बात नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। यदि हम फ्री है तो हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड के उदाहरण। इतना गंदा दिख रहा है ये, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं। डाइसैकेराइड के उदाहरण। तो डाइसैकेराइड के उदाहरण हमारे पास क्रमशः जो है, सबसे पहला उदाहरण है सुक्रोज। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण है सुक्रोज, दूसरा उदाहरण है लैक्टोज, और तीसरा उदाहरण जो है वो है हमारा माल्टोज। ये 3 उदाहरण जो है आपके पास बुक में, ये बुक में दिए हुए हैं, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला उदाहरण है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र, सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। यदि हम इसे जल में घोलते हैं, दैट इज H2O, तो हमें प्राप्त होता है C6H12O6, और ऐसे ही C6H12O6। इसमें से एक अणु जो है वो है
ग्लूकोज का और एक अणु जो है वो है फ्रक्टोज का। अब आप ये बोलेंगे सर ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, दोनों का अणु सूत्र समान है। दोनों का क्या है? अणु सूत्र समान है। तो बिल्कुल बोलूंगा बेटा कि दोनों का अणु सूत्र भले ही समान है, दोनों का अणु सूत्र जो है वो भले ही समान है, परंतु इसमें जो क्रियात्मक समूह है, एक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, अर्थात एक में CHO ग्रुप है और एक में कीटोन ग्रुप जो है वो क्रियात्मक समूह है। इस वजह से इनके अणु सूत्र तो समान है, परंतु क्रियात्मक समूह जो है वो भिन्न भिन्न है। तो एक बना आपका ग्लूकोज और एक बना आपका फ्रक्टोज। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो यह है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और यह है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। वेरी गुड। अब जब हम लैक्टोज का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। कुछ जगह ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो आप जैसा भी ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दो चीजें हमें प्राप्त होती है यदि हम इसका जल अपघटन करवाते हैं। तो हमें जो प्राप्त होता है, वो होता है गैलेक्टोज। किसका? यदि हम लैक्टोज का अपघटन कराएं तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि माल्टोज का जल अपघटन होता है तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज। दोनों अल्फा कैटेगरी वाले होते हैं ग्लूकोज। अब ध्यान देने वाली बात, जिनको आप घरेलू रूप में जानते हो, तो अब इनसे आपके घर के किचन से मैं रिलेट करवाने वाला हूं। सुक्रोज जो है वो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली शर्करा है। जो शुगर हम डेली यूज करते हैं वो सुक्रोज है। घरों में यूज होने वाली सामान्य शर्करा को हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं, या सुक्रोज को हम घरों में यूज होने वाली शुगर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज को बेटा दूध में जो उपस्थित आपको मिठास देखने को मिलती है, जब आप दूध पीते होंगे प्योर वाला, ठीक है, डेयरी वाला नहीं, जो घर से मतलब जिनके यहाँ गाय भैंस होगी और वो डायरेक्टली कंज्यूम करते होंगे, तो उसमें एक मिठास होती है। तो जो मिठास है बेटा वो लैक्टोज के कारण है। वो किसके कारण है? लैक्टोज। और लैक्टोज जो है वो दूध में उपस्थित शर्करा है। और माल्टोज की यदि बात करें तो ये अनाज में उपस्थित ग्लूकोज या अनाज में उपस्थित जो है हमारा डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे कि आपसे पूछ ले कि दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए, तो आपको वहां पर गैलेक्टोज लिख के आने वाला है, आपको लिख के आना है। आपसे यदि पूछ ले कि घरों में कौन सी शर्करा यूज होती है, तो आपको सुक्रोज लिख के आना है। आपसे पूछ ले अनाज में कौन सी होती है, तो माल्टोज लिख के आना है। ये सारी छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, है ना। तो जितनी धीरे धीरे, जितने ही बेस के साथ मैं आपको इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको वैसे ही इन्हें लिखना है और वैसे ही बेटा समझना है। आई होप आप सभी को क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो ध्यान से यदि देखा जाए तो ये सारे में मिठास थी, तो हम इन्हें भी शर्करा मानते हैं। मैंने अभी आपको शुरू में बोला था कि ये सारे जो है वो शुगर कहलाते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक, अब नंबर थर्ड में जो मैंने आपको बताया था जल अपघटन के आधार पर, वो है हमारा पॉलीसैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड, पॉली कार्बोहाइड्रेट भी आप बोल सकते हैं। सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है और सैकेराइड का मतलब शुगर भी होता है। जब भी किसी व्यक्ति को शुगर ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर यही बोलता है कि हैवी कार्ब्स आपको नहीं लेने, आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इन्हें पचाने के लिए, इन्हें अपघटित करने के लिए एक जैव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं, और एंजाइम का नाम है इंसुलिन मैंने गलत बोल दिया, इंसुलिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में पढ़नी है। स्पेशली मैंने कल ही स्टार्टिंग में बताया था कि जिन बच्चों का बायोलॉजी
फेवरेट होता है उनका ये चैप्टर अपने आप फेवरेट हो जाता है ना। तो बड़ा मजा आता है बायो वालों को, मैं देखता हूँ ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन से याद आया कि काफी हृदय विदारक घटना जो लखनऊ में हुई है, आप सभी को पता ही होगा। मतलब हमने जब देखा तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, है ना। मतलब मेरे तो अभी ऐसा कांप रहा हूं मैं जब आपसे इस बारे में बात कर रहा हूं। तो सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मतलब मेरा तो ध्यान ही डाइवर्ट हो गया। चलिए फोकस करता हूं मैं वापस से। क्या है, काफी सारे इंस्टीट्यूट पे मॉक ड्रिल अब हो रही है, जिनमें से आज हमारे यहाँ पे भी काफी सारी न्यूज वाले लोग आए थे। ऑफलाइन जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पर भी ऑफलाइन में आए थे कुछ न्यूज रिपोर्टर्स। तो हमारे यहाँ तो वैसे सारी फैसिलिटी है। चलिए, तो मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, अपन पॉलीसैकेराइड पे आते हैं। तो पॉलीसैकेराइड पे जब हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड वे सैकेराइड होते हैं जो जल अपघटन के बाद में मोनोसैकेराइड की कई सारी इकाइयां देते हैं। पॉलीसैकेराइड वे होते हैं, यदि हम पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराएं तो वो अनगिनत इकाइयां दे सकती है। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण, आपके घर में किचन में इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि आप ये बोले परिभाषा यदि आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि पॉलीसैकेराइड बेसैकेराइड होते हैं जो जल में अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड की कई इकाइयां देते हैं। उदाहरण उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। उदाहरण जो है वो है स्टार्च, और ये स्टार्च आपने देखा होगा आलू में, ठीक है। आलू में उपस्थित जो स्टार्च है वह भी कार्बोहाइड्रेट है, सेम चावल के साथ भी है। फिर यहां पर गोंद का भी जिक्र है आपकी बुक में, गोंद भी इसी के अंतर्गत पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सेल्यूलोज, पौधों पर उपस्थित भित्तियां। सेल्यूलोज मैंने गलत लिख दिया, मुझे ठीक करना पड़ेगा, है ना। सेल्यूलोज ये मात्रा यहां नहीं आएगी, ये मात्रा आएगी यहां, ये ऐसा होगा सेल्यूलोज। ये सारे उदाहरण जो है ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। जब हम इन्हें जल में घोलते हैं, आप आलू को जब घोलते हो तो बहुत सारा व्हाइट व्हाइट पदार्थ निकलता है। वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट ही है। वो जो स्टार्च हम फेंक देते हैं वो कार्ब्स ही है। पॉलीसैकेराइड काफी सारा ग्लूकोज होता है, गोंद हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ये जो पेड़ पौधों की भित्तियां झिल्ली है जो वो सेल्यूलोज से ही बनी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये सारे जो है वो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। और ये सारे स्वादहीन होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं? स्वादहीन। आलू मीठा लगता है आपको? नहीं लगता, बहुत कम ही लग सकता है। नॉर्मली यदि बात करें तो आलू जो है वो स्वाद में मीठे नहीं होते। अब जो स्वाद में मीठे नहीं होते उन्हें आपको बता दिया गया था कि ये क्या कहलाते हैं? ये सारे अशर्करा कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? ये सारे जो है वो अशर्करा कहलाते हैं। सारे पॉलीसैकेराइड जो है वो अशर्करा के अंतर्गत आते हैं। सारे पॉलीसैकेराइड जिसे स्टार्च, गोंद, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन जो है वो सब अशर्करा के अंतर्गत आते हैं। तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जो है वो शर्करा के अंतर आते हैं। पॉलीसैकेराइड जो है वो अशर्करा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वाद में मीठे होते हैं और ये स्वाद में मीठा नहीं होता। ठीक है, यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर बात हो चुकी होगी। अब हमारा वर्गीकरण का एक लास्ट आधार बचा हुआ है आज का, और लास्ट आधार जो है मुझे नहीं पता ये क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी, परंतु यहां आके हमारा वर्गीकरण जो है वो समाप्त हो जाएगा। और कल से मैं स्टार्ट करूंगा मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में हम बात करेंगे पूर्ण रूप से ग्लूकोज के बारे में, है ना। ग्लूकोज अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है, और कुछ अपन अभी देखते हैं और कुछ अपन बाद में देखेंगे। तो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, वी कैन स्टडी। तो अब जो हमारा अगला वर्गीकरण है वो है अपचयन क्षमता के आधार पर। देखो मैंने दो तरह का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, जल अपघटन और स्वाद। अगला जो बाकी रह गया है वो रह गया है अपचयक क्षमता के आधार पर, है ना। अपचयक
या अपचायक होता है वो, अपचायक क्षमता के आधार पर। तो एक होता है अपचयी शर्करा, अपचयी शर्करा, और दूसरा होता है अना अपचयी शर्करा। अब अपचयी का मतलब क्या होता है, तो आप पीछे, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, तो जो उन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो, बेटा पहले लाइक कर देना, ठीक है। मैं देख रहा हूं यहां पर काफी सारे बच्चे लाइव हैं, परंतु वो नहीं लाइक कर रहे हैं। अपचाई होता है ये, यहां पर आप आ लगा दीजिएगा। तो अपचयी शर्करा, आप पीछे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप कुछ अभिकर्मकों के बारे में पढ़ोगे, और उन अभिकर्मकों में बड़ा ही फेमस अभिकर्मक है टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, ये दो हमारे पास में ऑक्सीकरण सॉरी अपचयक हैं, ऑक्सीकरण एजेंट हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण एजेंट है ये क्या करते हैं बेटा, ये एल्डिहाइड को ना अपचयित कर देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकते हैं हम, कार्बोक्सिलेट आयन में ये दो जो अभिकर्मक आपको दिख रहे हैं, टॉलेन अभिकर्मक और फेलिन विलियन। तो यदि कोई कार्बोहाइड्रेट इनके द्वारा अपचयित हो जाता है, ठीक है, इनसे जब हम अभिक्रिया करवाएं तो वो इनके द्वारा अपचयित हो जाता है, अभिक्रिया दे देता है, तो हम उसे बोलते हैं अपचयी शर्करा। अब इसमें कौन आते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो मोनोसैकेराइड है हमारे, मोनोसैकेराइड में भी मैं स्पेशली यहां पर नाम लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। ऑलमोस्ट सारे मोनोसैकेराइड जो हैं यहां पर लिखा होगा, है ना, कि जो सारे मोनोसैकेराइड जो है वो अपचयी शर्करा है। और यदि ऑलिगोसैकेराइड में हम बात करें तो हमारे पास में माल्टोस और लैक्टोस, माल्टोस और लैक्टोस, ये दोनों जो है वो अपचयी शर्करा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, माल्टोस और लैक्टोस। और जो आपका सुक्रोज बचता है, कौन बच्चा, सुक्रोज, देखो पॉली वाले तो सारे अनापचयी ही होते हैं और वो सारे स्वाधीन होते हैं, परंतु यहां पर अनापचयी में एक नाम जुड़ गया है, वो है सुक्रोज, जो कि है ऑलिगोसैकेराइड के अंतर्गत। मोनोसैकेराइड सारे अपचयी शर्करा के अंतर्गत आते हैं। यहां आके हमारा वर्गीकरण वाला टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। यहां आके हम वर्गीकरण पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। एक बार फिर से मैं वापस से आप सभी को रिवाइज करवा दूं ताकि आपको पूरी तरह से याद रहे। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है, ठीक है। सैकेराइड का वर्गीकरण प्रॉपरली उनके रासायनिक अपघटन और संरचना के आधार पर किया जाता है और स्वाद के आधार पर किया जाता है। तो जल अपघटन जब हम इसका करवाएं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया जल के साथ करवाएं, तो हम ये पाते हैं कि जब हम मोनोसैकेराइड को जल में मिलाते हैं तो वो अपघटित और अधिक छोटी इकाइयों में अपघटित नहीं होता, तो ऐसे अणु को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड के अंतर्गत रखते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस और ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस हम इसे बोल सकते हैं, या ग्लिसरॉल्डिहाइड भी इसका नाम है। आगे सब कुछ बताऊंगा कि नामकरण भी कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये सारे जो है, अब इनके अंतर्गत यदि हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। जो हम फल खाते हैं, जितने भी मीठे फल होते हैं उन सभी में फ्रक्टोज होता है, नेचुरल शुगर, ठीक है, जो नेचुरल शुगर कंटेंट है दैट इज फ्रक्टोज। उसके अलावा जितने भी आप मोनोसैकेराइड देखेंगे वो स्वाद में मीठे होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि प्रकृति में कितने सैकेराइड उपस्थित हैं, तो आप अभी तक जो हम लोगों को ज्ञात है वो है 20। फिर जब हम अगले वाले पेज पे आए थे तो डीएनए में भी यही होता है, डीऑक्सोराइबोस शर्करा। अगले वाले पेज में हम आए थे तो हम आगे थे ऑलिगोसैकेराइड।
आपको नेक्स्ट हेडिंग सर ने जो डलवाया था वो थी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमने ये लिखा था कि वे सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट के कण जो जल में अपघटित होने से मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयां देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। अच्छा, समझ रहे हो तो जरा बेटा कमेंट करके बता दो कि सर ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, आपकी आवाज सही है ना? तो ये जरा बता दो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। आगे जब हम बात करें तो यहां पर अब हमें पता है कि 2 से 10 इकाइयां हमें प्राप्त हो रही है। तो हमने ये देखा कि मान लीजिए हम सैकेराइड का कण लें और उसे जल में अपघटित करें और हमें 2 इकाइयां प्राप्त होती है तो हम उसे डाइट सैकेराइड कहते हैं। संख्या के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 3 इकाइयां प्राप्त होती है तो हम ट्राई सैकेराइड बोलते हैं, 4 होती है तो टेट्रा, 5 होती है तो पेंटा सैकेराइड तक हमें पता है। आगे 10 तक आप, यदि आपको गिनती याद हो तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा सबसे फेमस जो हमारे घरेलू उपयोग में होती है जिसका नाम है शुगर, उसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। यह भी एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है जो कि डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब आप इसे जल में घोलोगे, C6H22O11 को आप जल में मिलाओगे तो आपको प्राप्त होगा ग्लूकोज की एक इकाई और दूसरी होगी फ्रक्टोज की एक इकाई। तो ये जो है डाइसैकेराइड है। यहां पर आगे जब हम बढ़े तो हमें देखने को मिला था लैक्टोज का जब अपघटन हम करवाते हैं, जब हम लैक्टोज को पानी में मिलाते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज और हमें मिलता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। आगे माल्टोज की हम बात करें तो ये अनाज में पाया जाता है, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा है। इसके वर्गीकरण से हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलते हैं। ये सारी पीपीटी आपको डिजिटली मिल जाएगी। आगे जब हम बढ़े, अच्छा, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं। आगे जब हम पढ़े तो हमें देखने को मिला पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड के बारे में आप ये कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड बेसैकेराइड होते हैं जिन्हें यदि हम जल में अपघटित करें, है ना, तो अत्यधिक संख्या में हमें मोनोसैकेराइड की प्रतियां प्राप्त होती है। इसके उदाहरण हैं स्टार्च, गोंद, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सारे जो है वो स्वादहीन होते हैं। स्वादहीन होने के कारण हम इन्हें अशर्करा भी कहते हैं, क्योंकि स्वाद के हिसाब से भी 2 प्रकार से वर्गीकरण है, स्वाद में मीठे और स्वादहीन। तो स्वादहीन वाले स्वाद में जो मीठे हैं वो शर्करा, जो नहीं मीठे हैं उन्हें अशर्करा कहा जाता है। इसके अलावा हमारा अगला वर्गीकरण था जो कि था अपचयक क्षमता के आधार पर। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हम टोलेन और फेलिंग विलयन से इन कार्बोहाइड्रेट को अभिकृत करवाएं और उससे अपघटित हो जाए, अपचयित हो जाए, उनसे अभिक्रिया कर लें, अपचयित होके ये कार्बोक्सिलेट आयन दे देते हैं नॉर्मली। तो यदि ऐसा होता है तो हम इन्हें अपचयी शर्करा बोलते हैं, और ये एक तरह के ऑक्सीकारक एजेंट ही है। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है, वो अपचयित नहीं होते, तो हम उन्हें अनअपचयी शर्करा कहते हैं। और इसके अंतर्गत सुक्रोज आते हैं और साले निकल गया मेरे मुंह से गलती से, सारे जो है वो पॉलीसैकेराइड जो है वो अनअपचयी शर्करा के अंतर्गत आते हैं। ऑलमोस्ट सारे हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां आके ये वाला जो लेक्चर है मैं समाप्त करना चाहूंगा। आगे फिर अपन कल से, आज बायो की क्लास नहीं है, ठीक है, आज बायो की क्लास नहीं है, मैडम थोड़ी सी बिजी चल रही है। डन, तो कल फिर से अपन वर्गीकरण पे ही बात करेंगे, वर्गीकरण पे नहीं, कल मोनोसैकेराइड पे बात होगी, कैसे नामकरण किया जाता है, कैसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की संरचना के बारे में बात होगी। हम कल ग्लूकोज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ग्लूकोज अलग अलग अभिकर्मकों के साथ में अभिक्रिया करता है, और ये बताता है कि भाई साहब मैं चक्रीय संरचना हूं, मैं खुली संरचना हूं, कौन कौन से उत्पाद इससे बनते हैं आगे अभिक्रिया द्वारा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादातर मैं ये मानता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव की खान वाला चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए।
जल्दी ही मुलाकात होगी फिर से नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।